friends, I am Vikas Tomar, Faculty of Banking and Economy in KD Campus Private Limited, New Delhi। दोस्तों, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं या मुझसे पहले कहीं पढ़ चुके हैं या मुझसे पढ़ना चाहते हैं बट मेरी क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सर, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया स्पेशली आपके लिए। इसका नाम है कौन बनेगा जीएजीएस पति ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बैंकिंग एंड इकोनॉमिक सेक्शन में जिसका नाम था इंडियन बैंकिंग सिस्टम, और उसके हम 2 सेगमेंट अब तक देख चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और नेशनलाइजेशन। उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए उसका अगला पार्ट है टाइप्स ऑफ बैंक्स पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले चाहता हूं सर आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन आ जाए और आपके पास जो प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर कंटेंट है, वो पहुंच पाए। तो सर, जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स इन इंडिया। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारा डाउट होता है कि सारे अलग अलग बैंक आपको दिखाई दे रहे हैं, यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई, ये क्या मतलब, क्या डिफरेंस है इनमें, है ना? ये बिल्कुल आज क्लियर हो जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे एपेक्स बैंक जो होता है देश के अंदर वो है आरबीआई, और सर इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक। और ये सेंट्रल बैंक है, सबसे एपेक्स है, इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक। और इसका काम जो है वो मेनली है, इसको ये भारत की सबसे बड़ी मॉनेटरी अथॉरिटी है। इसको मेन काम है भारत के अंदर काम करने वाले सारे बैंकों को रेगुलेट करना और उनको कंट्रोल करना। ठीक है। अब भारत में कोई बैंक फंक्शनिंग करे तो उसको अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा, किससे? आरबीआई से। इसके लिए सर उसको होना पड़ेगा शेड्यूल्ड। और भारत में शेड्यूल्ड बैंक की डेफिनेशन आरबीआई कहता है कि आप बैंक जब भी स्टार्ट कर पाओगे जब आपको हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि आरबीआई के कानून जिसका नाम है आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 2E के तहत, यानी कि सेकंड शेड्यूल के तहत लिस्टेड होना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। उसमें से कुछ शर्तें हम डिस्कस करते हैं। पहली शर्त, बड़ी शर्त है कि आपको लाइसेंस लेने के लिए इस समय जो कंडीशन है 500 करोड़ रुपए सबमिट करने पड़ेंगे टू द आरबीआई एज अ पेड अप कैपिटल। इसके अलावा एटलीस्ट 25% ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगे रूरल एरियाज में। ऐसा ना हो कि सारी ब्रांचेस आप शहर में खोल दो। इसके अलावा भी सर इसकी कई कैटेगरीज हो सकती हैं, आपको हम बताएंगे। प्राइवेट, फॉरेन, नेशनलाइज ऑपरेट जो बैंक भारत में काम कर रही हैं शेड्यूल के अंडर। इसके अलावा एक मेन शर्त, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये जो बैंक हैं शेड्यूल होने के बाद आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है बैंक रेट या रेपो रेट जैसी कंडीशंस पे। वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। यहाँ पे सर बता दूं आपको, इसके अलावा भी कंडीशन है कि जितना पैसा है आपके पास जो एएनबीसी है, इसका मतलब होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। आप जो पैसा क्रेडिट में देने जा रहे हैं उसका एटलीस्ट 40% आपको देना पड़ेगा उन सेक्टर्स को जो क्या होते हैं, किसके अंतर्गत? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत। क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा ना हो कि सारा पैसा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को दे दें। तो एससी, एसटी, बीपीएल, फिजिकली हैंडीकैप्ड, है ना, हाउसिंग, एजुकेशन, इन सबको भी आपको कम से कम 40% देना पड़ेगा। अगर आप पीएसएल का नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं तो आप पर आरबीआई पेनल्टी इम्पोज कर देगा। इसके लिए डिटेल से एक टॉपिक पे डिस्कशन कर लेंगे। आगे चलते हैं सर। आगे अब दूसरा है कि नॉन शेड्यूल्ड का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली भारत में बैंक कोई नॉन शेड्यूल्ड नहीं है, सारे शेड्यूल्ड हैं। और एक बैंक हुआ करता था बैंक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 2010 के बाद सर वो भी शेड्यूल की कैटेगरी में आ गया आरबीआई के अंडर, है ना। तो कोई भी बैंक नॉन शेड्यूल्ड फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अब बाद हम पे बात कर लेंगे। तो ऐसे बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है वो सर नॉन शेड्यूल्ड बैंक होंगे। और इसमें कह सकते हैं सर इसको बहुत सारी फैसिलिटीज में ये डील नहीं कर सकते, लाइक फॉरेन एक्सचेंज में भी इनको डील करने का अधिकार नहीं होता है। पर एक छोटा सा डाउट होता है कि सर नॉन शेड्यूल्ड बैंक में आपको कई बार देखने को मिलेगा लोकल एरिया बैंक। जी हाँ, तो देश के अंदर 4 लोकल एरिया बैंक एग्जिस्ट करते हैं। इनको नॉन शेड्यूल्ड की कैटेगरी में रखा गया है। बेसिकली नाम आपने सुने नहीं होंगे, बहुत रेयर नेम है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल इनको दे देता हूँ। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। तो कुछ मैं नाम बता देता हूँ। पहला लोकल एरिया बैंक है कोस्टल लोकल एरिया बैंक, और दूसरा है कैपिटल लोकल एरिया बैंक। इसके अलावा आगे देख लेते हैं कृष्णा भीम और समृद्धि लोकल एरिया बैंक, और एक है सुभद्रा लोकल एरिया बैंक। बेसिकली गाइस इनका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है कि आपके मन में कभी भी कंफ्यूजन हो तो समझ जाइएगा। ये बेसिकली लोकल स्पेसिफिक एरिया के लिए बैंक वर्क कर रहे हैं, एज एन इंडिजीनियस बैंकर कह सकते हैं सर इनको। आगे चलते हैं सर। हमने बात की सर, उसके बाद शेड्यूल्ड बैंक को आरबीआई क्लासिफाई करता है 2 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉमर्शियल बैंक एंड सेकंड इज नॉन कॉमर्शियल बैंक। देखते हैं सर क्या मतलब होता है कॉमर्शियल बैंक का। सर बेसिकली कॉमर्शियल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो सर
लोगों की जमा को स्वीकार करते हैं, लोन्स की फैसिलिटी देते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी कहीं ना कहीं डील करते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं सर, ऐसा कोई भी बैंक जहाँ पे पब्लिक अपना अकाउंट ओपन करा सकती है सर, वो क्या होता है? पब्लिक कॉमर्शियल बैंक होता है। तो सर एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, ये सारे कैसे बैंक हैं? कॉमर्शियल बैंक। ऑब्वियसली सिंपल ट्रिक, क्या ट्रिक है कि कोई भी बैंक जहाँ खाता खुल रहा है तो वो कैसा? कॉमर्शियल। बात करें नंबर्स की तो अभी 93 बैंक एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, कॉमर्शियल बैंक। आप सर कॉमर्शियल बैंक का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। आरबीआई के अकॉर्डिंग कॉमर्शियल बैंक्स को आप इस तरह से देख सकते हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज। ऊपर एक स्टार लगा रखा है मैंने बिकॉज ये जो बैंक है डायरेक्टली सारे आरबीआई के अंडर में है, और ये जो बैंक है आरआरबी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ शुरू किया गया, ये नाबार्ड के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो फर्दर जब हम डिटेल में देखेंगे तो नाबार्ड के अंतर्गत में आपको आरआरबी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो एक एक करके सर बात कर लेते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक को आपको दिखाई दे रहा होगा, आरबीआई ने क्लासिफाई कर दिया है कई कैटेगरीज में। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़े नेशनलाइज बैंक्स, स्पेस के एसोसिएट बैंक्स, भारतीय महिला बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। उसके बाद प्राइवेट बैंक, ये सब क्या है जरा आगे चलते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, ऐसा कोई भी बैंक सर इसमें मोर देन 51% इनटेक किसकी होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और बेसिकली तो ये सारे कैसे होंगे? पब्लिक सेक्टर बैंक। इसके साथ साथ ये देश के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में भी सर लिस्टेड होते हैं। और सर इस समय अगर बात करें कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पिछली क्लास में डिटेल से डिस्कस किया था कैसे, तो हमने कहा 27 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। ज़्यादा जानने के लिए आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। प्राइवेट बैंक की बात करें सर, ऐसा कोई भी बैंक जिसमें जो इनटेक होता है तो मोर देन 51% जो शेयर होल्डर हैं किसके होते हैं सर? किसी बिजनेस एंटिटी के या किसी इंडिविजुअल के होते हैं सर। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं सर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, सो ऑन। ठीक है। और इसमें भी आपको कैटेगरीज होती हैं सर, दो कैटेगरी: ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो सर जब बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया के बारे में, तब मैं इन पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आगे चलते हैं सर। तीसरी कैटेगरी थी फॉरेन बैंक। तो सर ऐसा कोई भी बैंक जिसके रजिस्ट्रेशन और हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्रीज में होते हैं और अपनी ब्रांचेस आके इंडिया में खोल लेते हैं, वो हमारे लिए क्या हो गए? फॉरेन बैंक्स हो गए। अब फॉरेन बैंक्स का एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल आपने देखा होगा सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सो ऑन, मैनी मोर। और यहाँ पे एक मैंने क्लू दे रखा है कि भारत में पहला एटीएम किसने स्टार्ट किया, तो आंसर क्या होगा सर? एचएसबीसी, हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन। कोऑपरेटिव बैंक, सर बेसिकली ये भी जो हमारे बैंक थे, पब्लिक सेक्टर बैंक या कॉमर्शियल बैंक, उन्हीं की तरह ही होते हैं सर। बट फर्क ये होता है सर, ये एक छोटे लेवल पे काम करते हैं और जहाँ पे कॉमर्शियल बैंक है लार्ज स्केल पे काम करते हैं। बेसिकली ये सर स्टार्ट किए गए रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कानून बनाया गया जिसका नाम है सर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904। इन दोनों में सर एक तो अंतर ये हो गया सर, कॉमर्शियल बैंक लार्ज लेवल पर होते हैं, और दूसरा अंतर क्या होता है, जितने भी नेशनलाइज बैंक है सर, वो फंक्शनिंग करने का तरीका एक होता है उनका। किसी भी लेवल पे हो, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, उनका नाम चेंज नहीं होता है, फंक्शनिंग करने के तरीके चेंज नहीं होते। जबकि सर ये कोऑपरेटिव बैंक आपको तीन कैटेगरी में दिखाई दे जाएंगे। अगर स्टेट लेवल पे होगा तो नाम होगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और गांव में होगा तो सर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी की तरह ये काम करते हैं सर। आगे बात करेंगे सर आरआरबी की। तो आरआरबी बेसिकली गांव के अंदर सर छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए, खासकर किसानों, मजदूरों, कामगारों, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। होता क्या है सर, बहुत डिटेल में देख लेंगे कैसे कैसे ये कॉन्सेप्ट आया था। फिलहाल तो हमने सर टाइप पे ओवरव्यू देखा, तो हमने देखा कि सबसे बड़ा बैंक आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, और उसके अंतर्गत सारे बैंकों को शेड्यूल होना पड़ेगा। और शेड्यूल की दो कैटेगरी कौन कौन सी? कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल के अंदर हमने देखा सर आपको अलग अलग कैटेगरी थी: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबीज। और नॉन शेड्यूल में क्या होता है आइए देखते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक को बेसिकली हम सर एक साथ डिस्कस कर लेंगे डेवलपमेंट बैंकों के साथ या स्पेशलाइज्ड बैंकों के साथ। जैसे ऐसे कोई भी बैंक सर, अंतर ये होता है कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक अपना खाता खुला सकती है, और यहाँ पे नॉन कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं उनमें पब्लिक अपना अकाउंट ओपन नहीं करा सकती। पहला बड़ा मेजर डिफरेंस आपको होगा ये। और बेसिकली सर ये स्पेसिफिक सेक्टर्स में डेवलपमेंट के लिए खोले जाते हैं। नाम से आपको पता चल जाएगा ये बैंकों का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या करने के लिए खोले गए हैं। बस पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ।
जैसे भारत का पहला डेवलपमेंट बैंक था, स्पेशलाइज्ड बैंक था, नॉन कमर्शियल बैंक कह सकते हैं, जिसका नाम था IFCI, यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नाम से पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया गया होगा। उसके बाद है सर नाबार्ड, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सर इनकी, तो नाम से पता चल रहा होगा एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिव डेवलपमेंट के लिए सर स्टार्ट किया गया। स्पेशलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट फंक्शन हो गया, एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, NHB हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए, सिड भी सर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। तो सर मैंने आपको यहाँ पे केवल हमको टाइप डिस्कस करना है, और बाकी डिटेल में मैं इन सारे टॉपिक्स पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा फर्दर वीडियोस में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सर ये क्लासिफिकेशन यहाँ तक क्लियर होगी सर। और और आप चाहते हैं मैं इसी तरह से अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू करता रहूं, तो सर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर मेरा पेज है कौन बनेगा GA पति, कौन बनेगा GA पति फुल स्टाइल से, उसको आप क्या कर सकते हैं सर, उसको आप कहीं ना कहीं जाके आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद करते हैं आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे मुझसे पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सर आपको मजा आ रहा होगा, ये सारी चीजें समझ पा रहे होंगे, इन चीजों को और आसान बनाने की मैं कोशिश करूंगा। टिल देन थैंक यू।